स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस स्टूडेंट गंजी पे। और आज पॉलिटिकल साइंस की चौथी वीडियो लेकर आया हूँ हमारे बुक पर समकालीन विश्व राजनीति का। चैप्टर पहला है शीत युद्ध का दौर और टॉपिक हमारा है चौथा शीत युद्ध के दायरे। बच्चों इससे पहले हमारी 3 वीडियो आ चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देखिए, समझिए, ताकि आप इस चौथी वीडियो को या चौथे टॉपिक को बहुत आसानी से समझ पाए। हम चैप्टर को एक साथ कंप्लीट नहीं कर सकते, इसी कारण से हम हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बना रहे हैं। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि वीडियो हमारे 12th क्लास सीबीएसई बोर्ड के लिए बनाया गया, 12th क्लास के बच्चों के लिए, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन लेवल में हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा चौथा टॉपिक, जिसका नाम है शीत युद्ध के दायरे। बच्चों शीत युद्ध के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, क्यूबन मिसाइल संकट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, और दो युद्ध विश्व की शुरुआत है, दो युद्ध विश्व का आरंभ किस प्रकार है हम उसकी बात कर चुके हैं। बहरहाल जब से दो युद्ध विश्व का शुरुआत होती है या आरंभ होता है, तब से ये दोनों देश आपस में काफी लड़ते रहे, झगड़ते रहे, आपस में काफी मुठभेड़ भी हुए हैं, कई बार युद्ध भी हुए छोटे मोटे, कई सारे मुद्दों को लेकर, कई सारे संकटों को लेकर। अगर हम लोग बात करें तो वियतनाम संकट हो गया, कांगो संकट हो गया, क्यूबा मिसाइल संकट हो गया, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो दोनों ही महाशक्तियों को कहीं न कहीं आमने सामने लेके आए। हल्की फुल्की झड़पें हुई, परंतु युद्ध इतना बड़ा नहीं हुआ जिससे कि जो ये छोटे मोटे जो युद्ध है वो एक बड़े और ये एक विश्व के रूप में तब्दील हो जाए। मैं आपके सामने 3-4 लाइनें पढ़ने वाला हूं ताकि आप इस चीज को समझ सके कि शीत युद्ध के दायरे आखिर है क्या, या हम दायरों से क्या समझते हैं। शीत युद्ध के दायरों को समझने के लिए तो पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, लेकिन जब दायरा समझना है कि दायरे से हमारा क्या अभिप्राय होता है, क्या मतलब होता है, हम क्या समझते हैं दायरे का मतलब, उसको अगर समझना है तो हम एक लाइन पढ़ रहे हैं, किताब के अंदर भी है, लेकिन यहाँ समझने के लिए इस लाइन को मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब शीत युद्ध के दायरे की बात की जाती है तो इसका मतलब ऐसे इलाकों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के मौके आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन ध्यान से देखिए बच्चों, लेकिन बातें एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकती। यानी कि कहते हैं ना कि सामने आए एक दूसरे की दोनों महाशक्तियां, बात हुई, हल्के फुल्के लड़ाइयां भी हुई, गोलियां भी चली, परंतु ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ा नहीं कि ये जो है वो एक बड़े महायुद्ध के अंदर तब्दील हो जाए, एक बड़े विश्व के अंदर तब्दील हो जाए। ऐसे बहुत से मौके आए 1945 से लेकर 1991 के बीच में, जब हमें ये लगा कि अब जो दुनिया तबाह हो सकती है। कांगो संकट, वियतनाम संकट, क्यूबा मिसाइल संकट जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ऐसे कुछ मुद्दे हैं। उसके अलावा हम बर्लिन की बात करें, बर्लिन संकट जो हम आगे पढ़ेंगे, ये सब कुछ ऐसे विषय हैं जहाँ पे दोनों महाशक्तियां, ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे दोनों महाशक्तियां आपस में आमने सामने आई, परंतु वो युद्ध जो है वो एक महायुद्ध में तब्दील नहीं हो पाया, यानी कि वो एक सीमा पे आके रुक गया, और उसी सीमा को हमने नाम दिया यहाँ पे दायरा। वो बाउंड्री जहाँ पे विश्व युद्ध और शीत युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील हो जाता है। तो जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया, एक यूएस यानी कि अमेरिका एक इस साइड में है और यूएसएसआर जो है इस साइड में है। ये वो सीमा है, ये वो बाउंड्री है, ये वो दायरा है जिसको हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध ही वो बाउंड्री था जो विश्व को रोके हुए रखा हुआ था। हालांकि उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर उदाहरण के रूप में हम लोग समझें कि अगर ये दायरा नहीं होता या दोनों ने समझदारी ना दिखाई होती तो ये लाइन कब की मिट चुकी होती, ये लाइन जो थी वो शीत युद्ध की खत्म हो चुकी होती, और ये लाइन अगर खत्म हो चुकी होती तो इसका मतलब क्या है कि ये शीत युद्ध ना रह के ये विश्व युद्ध में बदल गया होता। यानी कि दायरे से हमारा अभिप्राय वो है कि ऐसा बहुत से मौके आए जब दोनों ही महाशक्तियां आमने सामने आई, उनके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां भी हुई, परंतु कोई भी लड़ाई इतनी बड़ी नहीं हो पाई जिस कारण से हम ये कहें कि वो एक महायुद्ध में तब्दील हो गई। और महायुद्ध में तब्दील क्यों नहीं हुई? क्योंकि दोनों ही महाशक्तियों ने कहीं ना कहीं पे अपने दायरे का ख्याल रखा, विश्व का ख्याल रखा, विश्व के लोगों का ख्याल रखा, अपनी समझदारी का थोड़ा सा परिचय दिया, जिस कारण से पूरा विश्व जो शीत युद्ध है शीत युद्ध तक सीमित रहा, विश्व युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। हालांकि इस दौरान दोनों अपने संदेह की निगाह से एक दूसरे को देख रहे थे और हथियार बहुत ही बड़े मायने में इकट्ठा कर रहे थे। उसी के बीच हम लोग बात करें, अगर हम कारणों की बात करें,
शीत युद्ध के दायरे तक क्यों रहे, ये दायरा जो था हमारा वो दायरा बंदी क्यों रहा, उसके पीछे बहुत कारण है, यानी कि वो कारण जिसकी वजह से शीत युद्ध जो है वो विश्व युद्ध में तब्दील नहीं हो पाया, वो कौन कौन से रीजन रहे थे, कौन कौन से कारण रहे थे, या हम यूं कहें कि आखिर हम कैसे एक महायुद्ध से बच पाए। तो उसके पीछे बहुत से कारण थे, बहुत सी महाशक्तियों ने, बहुत से संगठनों ने, बहुत से देशों ने इसके पीछे अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा की, जिनमें भारत भी एक था। अगर हम लोग बात करें तो दायरे को कायम रखने के पीछे कौन कौन से, सबसे पहले हम बात करते हैं यूएनओ की। यूएनओ के बारे में हम आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर बहुत ही डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, विश्व का एक वैश्विक संगठन है, ये दूसरा वैश्विक संगठन क्या है, लेकिन हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल छोटा सा हमें बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, पूरे विश्व के देशों का ख्याल रखना, शांति कायम करना, विश्व शांति को बढ़ावा देना, विश्व को देशों को जोड़ के रखना, युद्ध होने से रोकना, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो यूएनओ करता है। तो जब कभी भी जरूरत पड़ी कि दोनों ही महाशक्तियों को कंट्रोल करना है, या हमें अगर ये आमने सामने आ जाते हैं तो उनको किस तरह से हम हटा सके, किस तरह से इनको रोक सके, उसमें कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी भूमिका जो है यूएनओ की रही है। तो यहाँ पे आपकी यूएनओ की बात करेगी कि दायरे को कायम करने में कैसे यूएनओ ने अपनी भूमिका अदा करी। सेकेंडली हम लोग बात करते हैं NAM, यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की हम लोग बात करते हैं। गुट निरपेक्षता के बारे में हम अगली वीडियो में या उससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जब भी होगा उसमें हम लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ मानते हैं कि कहीं ना कहीं पे ये जो देश थे, उन मुख्य तौर पर हम इसमें 5 देशों की बात करते हैं। अगर हम वियतनाम संकट, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, वियतनाम संकट एक ऐसा संकट है जिसने यूएनओ को यूएस यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ को आमने सामने लेके आ गए थे। भारत एक ऐसा देश था जिसने वियतनाम संकट के समय दोनों ही महाशक्तियों के बीच में दूरी बना के रखी, ताकि ये जो समस्या है, ये जो झड़प है, वो युद्ध में या महायुद्ध में तब्दील ना हो जाए। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन और उससे जो जुड़े हुए देश थे, उन्होंने भी दोनों ही महाशक्तियों के बीच में एक प्रॉपर दायरा बना के रखा, एक दूरी बना के रखी कि वो कभी आमने सामने ना आए। और कोई मुद्दा अगर ऐसा आया है जहां वो आमने सामने आए हैं, तो उसको एक अलग तरीके से उसका समाधान निकालने की कोशिश करी है, ऐसा समाधान जिसमें दोनों ही महाशक्तियां लड़े नहीं। फिलहाल उसके बाद एक लास्ट हम लोग इसमें देखते हैं दायरे के अंदर, वो है सहयोगी संगठन। अब सहयोगी संगठन क्या होते हैं बच्चों, इससे पहले वाली ही वीडियो में मैंने बात करी थी कि किस तरह से दुनिया 2 खेमों में बढ़ गई थी और दोनों ही महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ने खेमा बनाया था, जिसको हम पश्चिमी ध्रुव और पूर्वी ध्रुव भी कहते हैं। तो इस ग्रुप के अंदर जो शामिल देश थे, उनका भी कभी कभी थोड़ा बहुत दबाव होता था, जिस वजह से वो कहीं ना कहीं पे पीछे हट जाते थे। यानी कि सहयोगी जो देश थे, सहयोगी जो संगठन थे, या हम नाटो की बात करते हैं, या वार्ता संधि की बात करते हैं, सेटो की बात करते हैं, सेंटो की बात करते हैं, इन सब की चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ये सभी जो है कहीं ना कहीं पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं कि ये जो दायरे हैं, जो बाउंड्री है, जो बॉर्डर है, वो शीत युद्ध तक ही कायम रखें, वो महायुद्ध में, ये विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। बच्चों, इतनी सब चीजों के बाद में दोनों महाशक्तियों को यह समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं पे युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, लड़ना झगड़ना इससे कोई फायदा नहीं होगा। इसी कारण से दोनों ही महाशक्तियों ने समझदारी दिखाई और कहीं ना कहीं पे कोशिश किया कि ऐसी समस्याएं जो है वो बार बार ना आए, अगर आती भी है तो उसका समाधान जो है बैठकर या फिर वार्ताओं के द्वारा सॉल्व किया जाए। लेकिन इस बीच में दोनों ही शक्तियों ने एक दूसरे को संदेह की नजर से देखते रहे। मान लिया कि किसी से हमारा झगड़ा है और वो हम पे कई बार हमला कर चुका है, तो हमारे मन में एक संदेह रहता है कि क्या पता इन फ्यूचर भविष्य में कहीं वो उनका मन बदल जाए और वो हम पे हमला करे। तो इसी तरह वो संदेह जो है इन दोनों ही महाशक्तियों के बीच में यूएस यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में जो है हमेशा बना रहा। और इसी कारण से चुपके चुपके हथियारों की होड़ चलती रही, यानी कि अमेरिका भी खूब सारे हथियार इकट्ठा करता रहा और यूएसएसआर भी खूब सारे हथियार जो है इकट्ठे करता रहा। परमाणु हथियार, जैविक हथियार, जितने भी प्रकार के हथियार हो सकते हैं बनाते रहे और उन्हें चुपके चुपके से इकट्ठे करते रहे, क्योंकि दोनों में से किसी को भी एक दूसरे के हथियारों का अंदाजा नहीं था कि सोवियत संघ के पास कितने हथियार है वो अमेरिका को नहीं पता और अमेरिका के पास कितने हथियार है ये सोवियत संघ को नहीं पता। इसी कारण से इन्होंने जितना चाहते थे उतना उन्होंने हथियार इकट्ठा करना शुरू रखा। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी विश्व के लिए कि अगर मान लीजिए हमने हथियार इकट्ठे कर रखे हैं, इन केस कभी ऐसा होता है कि किसी सैनिक से या रैंडमली कहीं गलती से कोई गोली चल जाती है,
तो अगर यूएसएसआर की तरफ से वो गलती से गोली चलती है अमेरिका की तरफ, तो अमेरिका को कैसे पता चलेगा कि जो सोवियत संघ ने गोली चलाई है वो गोली जो है हम पर हमला करने के उद्देश्य से नहीं चलाई गई। और इस गहमा गहमी के बीच में एक छोटी सी चीज जो है दोनों के बीच में एक महायुद्ध का रूप ले सकती थी। और इसी कारण से हमें कुछ ऐसे हथियारों के ऊपर रोक लगाने की जरूरत थी जो कहीं ना कहीं पे इस महायुद्ध से हमें बचा सकता था। और इस बात के लिए दोनों ही महाशक्तियां राजी हुई और इनके बीच में वार्ताओं के दौर चले, संगठनें हुई, वार्ताएं हुई, बैठकें हुई और बैठकों के बाद में बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए जिसमें बहुत सारे ऐसे हथियारों के ऊपर रोक लगाने की बात की गई, परीक्षण के ऊपर रोक लगाने की बात की गई जो मानव जाति के लिए या पूरे विश्व के लिए जो है घातक सिद्ध हो सकते थे। दोनों ही महाशक्तियों के बहुत सारे संधियां हुई जिनमें से कुछ संधि की हम यहाँ बात करते हैं। सबसे पहले है अस्त्र नियंत्रण संधि, जो मीटिंग के बाद हमने बात करती है कि संगठनों की चर्चाओं के बाद में अस्त्र नियंत्रण का फैसला किया गया। यूएसए यानी कि अमेरिका और यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ के बीच में अस्त्र नियंत्रण को लेकर जो है इनके बीच में संधि हुई। उसमें कुछ जैविक हथियारों को, परमाणु हथियारों को रोक लगाने की बात की। सबसे पहले हम बात करते हैं परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। इस अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे हथियारों के ऊपर रोक लगाने की बात की गई जो मानव जाति को बहुत ही व्यापक रूप से नुकसान पहुंचा सकते थे। तो बच्चों सबसे पहला जो संधि किया गया था वो था परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। दूसरा हमारा था परमाणु अप्रसार संधि और तीसरा जो हमारा है बच्चों वो परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि। ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा बच्चों, मैं इधर लिख दे रहा हूं। तो तीसरा हमारा बच्चों परमाणु प्रक्षेपास्त्र संधि। इन तीनों ही संधियों ने कहीं ना कहीं पे इन ऐसे हथियारों के ऊपर रोक लगा दिया था जो मानव जाति के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, बहुत ही ज्यादा हानिकारक थे। और इस संधियों के लिए दोनों ही देश जो है राजी थी। उनको भी पता था कि अगर महायुद्ध होता है तो इसका परिणाम बचाने के लिए कोई नहीं बचेगा, इसका परिणाम बताने के लिए कोई नहीं बचेगा। तो हमें युद्ध से थोड़ा दूर रहना है और ऐसे हथियारों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है जो मानव जाति के लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। तो इसी के लिए 3 संधियां की गई। बहरहाल इसके बाद भी काफी सारी चीजें होती रही, समय समय में वार्ताएं होती रही, मीटिंग्स होती रही, चर्चाएं होती रही, मुद्दों के लेके कभी भी मनमुटाव हो जाता था दोनों ही महाशक्तियों के बीच में। तो उन मुद्दों को सुलझाने के लिए युद्ध का सहारा नहीं लेते थे, बल्कि उन मुद्दों को सुलझाने के लिए जो है वो चर्चाओं का या वार्ताओं का सहारा लेना ही सही समझा गया। और हर समय कहीं ना कहीं पे, चाहे हम क्यूबा मिसाइल संकट की बात करें, बर्लिन संकट की बात करें, कांगो संकट की बात करें या वियतनाम संकट की बात करें, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसे मुद्दे थे जहां पे ऐसा लगने लग गया था कि ये युद्ध जो है, ये छोटी सी जो झड़प है वो भी युद्ध में तब्दील हो जाएगी। परंतु बहुत सारे कारण जो हमने बात करी, यूएनओ हो गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया या सहयोगी संगठन हो गए, इनके कारणों से ये जो संकट थे वो बहुत ही आसानी से सुलझा लिए गए और ये जो बहुत बड़ा संकट था दुनिया के ऊपर से वो हट गया। तो बच्चों इस तरह से हमने जो है ये चौथा टॉपिक कंप्लीट किया है यहाँ पे, जिसका नाम है शीत युद्ध के दायरे। एक बार रिकैप करके छोटा सा जल्दी, हमने एक लाइन पढ़ी जिसमें हमने बात की शीत युद्ध के दायरे से हम क्या समझते हैं। ऐसी परिस्थिति जब युद्ध की नौबत आ जाती है, युद्ध छोटे मोटे होते भी हैं, झड़पें भी होती हैं, परंतु वो युद्ध इतना बड़ा नहीं होता है कि वो पूरे विश्व को बर्बाद कर दे, पूरे विश्व को खत्म कर दे। यानी कि वो दायरा, वो बाउंड्री जहां से युद्ध जो है एक छोटे से नुकसान से, बड़े से नुकसान से हमें बचा देता है। यानी कि हम इतना आगे नहीं बढ़ते कि वो लड़ते हम सभी देशों को, पूरे विश्व को शामिल कर लिया हमने उसके अंदर। युद्ध तो हुआ पर इतना बड़ा नहीं हुआ कि हमने पूरे विश्व को उसके अंदर शामिल किया या वो विश्व युद्ध में तब्दील हो गया। तो हम दायरों से आप ये समझ। उसके बाद हमने बात करी कि दायरों के पीछे कारण क्या रहते हैं, यानी कि वो कौन कौन से कारण रहते हैं जिसकी वजह से शीत युद्ध ही रहा, विश्व युद्ध में तब्दील नहीं हुआ। तो हमने बात करी यूएनओ की बहुत बड़ी भूमिका थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका थी, और जो सहयोगी संगठन जो यूएसए को यानी कि अमेरिका को और सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे, उनकी क्या भूमिका रही, जो हमने अभी पीछे बात की। उसके बाद दोनों देशों ने, दोनों ही संगठनों ने जब ये समझा, दोनों ही संघ ने ये समझा कि ये जो अस्त्र नियंत्रण के बीच में हुआ है उसमें कई सारे जैविक हथियारों को, परमाणु हथियारों के ऊपर रोक लगाई गई, ताकि इन केस अगर कुछ गलतियां होती है दोनों ही खेमों से, दोनों ही महाशक्तियों से, तो उसका हर्जाना जो है पूरे विश्व को ना भुगतना पड़े। और इस तरह से जो है हमने ये दिखा कि किस तरह से शीत युद्ध के दायरों को हमने संभाला और इनके पीछे के क्या क्या कारण रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा चौथा टॉपिक खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। कोई अलग टॉपिक आप समझना चाहते हैं या कुछ अलग चीज़ पूछना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। हम उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे और आपके लिए और अच्छी वीडियो जो है लेके आएंगे उन टॉपिक्स के ऊपर जो आप समझना चाह रहे हैं। थैंक यू बच्चों।